नमस्कार साथियों। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा जो पांचवा पाठ है प्राथमिक क्रियाकलाप, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, प्राथमिक का मतलब तो पहला होता है और क्रियाकलाप का मतलब कि ऐसे क्रियाकलाप जिससे मनुष्य को आय प्राप्त होती है, वो क्या होते हैं? क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्रियाकलाप जिससे मनुष्य को आय प्राप्त होती है, वो क्रियाकलाप होते हैं। अब देखो कैसे, जैसे पूरे कितने क्रियाकलाप है आपके? 5 क्रियाकलाप है। ठीक है, 5 क्रियाकलाप में देखो, ये सिर्फ एक ही क्रियाकलाप में एक पार्ट है, ये भी, और ये दो, ये तीनों है। ये किसमें? एक ही क्रियाकलाप में। तो टोटल कितने पार्ट हो गए आपके? 3 पार्ट क्रियाकलाप के हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले प्राथमिक क्रियाकलाप की। तो प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब हो गया कि ऐसे क्रियाकलाप जो खेती बाड़ी से संबंधित हो, खनन से संबंधित हो, वो क्या होते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप। अब देखो, जैसे जैसे मानव ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसने क्या क्या क्रियाकलाप किए, वो किसमें शामिल है? प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल है। अब देखो कैसे, कि सबसे पहले मानव को जब इस धरती का उद्भव हुआ तो आदि मानव से शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, आदि मानव से शुरुआत करते हैं। तो आदि मानव है, उसने सबसे पहले क्या किया कि खाने के लिए क्या किया? आखेट। आखेट यानी पशुओं का शिकार करने लगे। सबसे पहले क्रियाकलाप किसी कौन सा था? आखेट का, यानी पशुओं का शिकार करने पर लगे। उनका जैसे मारते और मारने के बाद एक कच्चा मांस खा लेते। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जब आग विकसित हुई तो उन्होंने क्या, जो खाने को पका के खाने लगे तो उनको और स्वादिष्ट लगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनमें विकास हुआ, जैसे कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि विकास, धीरे धीरे उनमें विकास हुआ। तो आखेट, आखेट से फिर भोजन संग्रह। देखो भोजन संग्रह, देखो भोजन संग्रह का तात्पर्य हो गया कि आखेट करने के बाद में उसको थोड़ी और समझ आई। तो पहले उन्होंने जैसे मान लो पेड़ों पे फल लगते थे, उनका उपयोग किया। फिर उनका क्या है, जैसे मान लो कभी कभी बरसात के टाइम या फिर उनका संग्रह करने लगे। तो ये दो चीजें किया, सबसे पहले मानव ने आखेट और उसके बाद में भोजन संग्रह का काम किया। फिर आता है देखो पशुचारण। फिर उनमें थोड़ी और विकसित हुई, और विकसित हो गए वो, तो उन्होंने क्या किया? पशुचारण करने लगे। अब 2 प्रकार के पशुचारण होने लगे, एक तो चलवासी पशुचारण और एक वाणिज्य पशुचारण। देखो चलवासी का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे मान लो आज भी हमारे समाज में जैसे बंजारा है या फिर जो अन्य जाति के लोहार है, वो क्या करते हैं, अपने जैसे भेड़ है, बकरियां, उनको क्या एक स्थान पर चरा लेते हैं। अगर वहां पर वनस्पति खत्म हो जाती है तो क्या दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो वो कौन सा पशुचारण होगा? वो चलवासी पशुचारण होगा। ठीक है, जैसे मान लो आज मान लो अब गर्मियों का मौसम, तो गर्मियों के मौसम में बरसात होती है, तो मान लो अपना कोई भी पहाड़ का एरिया है या फिर जो है उसके अंदर वो पशुचारण करेंगे। फिर जैसे जैसे वहां पर वनस्पति धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी तो वो क्या मैदानी क्षेत्रों में आ जाएगी, क्योंकि सर्दियों में उस साइड क्या होगी, ज्यादा फसलें होंगी, तो वहां पर चलवासी पशुचारण करते हैं। और देखो एक वाणिज्य धन पशुचारण। देखो वाणिज्य का मतलब होता है कि एक जगह जैसे मेड़बंदी यानी बाड़बंदी कर दी, और बाड़बंदी करने के बाद में क्या वहां पर पशु, इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार के सबसे ज्यादा पशु पाले जाते हैं। जैसे मान लो कोई बकरी ज्यादा पाल रहा है, कोई भेड़, कोई गाय भैंस, तो वो कौन सा होता है? वाणिज्य, यानी पशुओं का स्थायीकरण। ये तो देखो अस्थायी होता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और ये क्या होता है? स्थायी होता है। इस बात का ध्यान रखना कि चलवासी पशुचारण में अस्थायी होता है और एक घुमंतु प्रकार के पशुचारण होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही जगह रहकर क्या होता है? पशुओं को पाला जाता है। अब देखो कृषि, कृषि के बारे में बात करते हैं तो हमारे सिलेबस के अंदर अकॉर्डिंग कितनी कृषि दी हुई है? 9 कृषि दी हुई है। देखो 9 कृषि में निर्वाह कृषि आती है। अब निर्वाह कृषि में 2 आती है, तो आदिकालीन और एक गहन निर्वाह कृषि। देखो आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में मैं आपको अंतर बता देता हूँ कि आदिकालीन गहन निर्वाह कृषि होती है, इनमें क्या होता है, जैसे मान लो एक खेत है, ठीक है, उस खेत को पहले वहां पर जो वनस्पतियां उनको जलाया जाता है, फिर उन पर खेती की जाती है। फिर उसके बाद में जैसे मान लो 2-3 साल बाद में दूसरे खेत में चले जाते, दूसरी जगह जाके खेती करते हैं, और वो पहले वाले खेत को छोड़ देते हैं। फिर वापस से ऐसे क्या उनमें स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि, तो गहन निर्वाह कृषि होती है चावल प्रधान और चावल रहित। चावल प्रधान का मतलब हो गया कि जहां पर चावल की मात्रा अधिक बोई जाती है। अब क्यों बोई जाती है? इसका कारण देखो कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर चावल की मात्रा
ज्यादा बोई जाएगी। तो इन जो चावल प्रधान है उसमें क्या होता है कि जो खेत होते हैं वो खेत तो होते हैं छोटे, और जो उत्पादकता होती है, उत्पादकता वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और चावल रहित में यानी ऐसे ऐसी कृषि जहाँ पर चावल कम या फिर अन्य कोई कृषि की जाती है, जैसे गेहूं बो दिए चावल के साथ जौ बो दिया, सरसों बो दिया, तो वो कौन सी आती है, चावल रहित। ठीक है, दूसरी अपनी आती है रोपण कृषि। देखो रोपण कृषि में यानी रोप कर यानी ऐसी फसल जिसको रोप कर कृषि की जाती है। तो देखो उसमें कौन कौन सी है, जैसे चाय, गन्ना, ये सब क्या कौन से प्रकार की फसलें हैं, रोपण कृषि। अगर मान लो आपको आ जाए 1 नंबर का, इसमें 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो 1 नंबर का ऐसे सवाल ये आ जाए कि रोपण कृषि के प्रकार नहीं है, तो गन्ना आ गया, चाय दे दी और कोई सा और दे दिया, तो उसमें क्या हो गया कि इसमें कौन सा नहीं या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। रोपण कृषि यानी रोप कर बनाई। अब देखो तीसरी है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसका मतलब हो गया कि बड़े क्षेत्र में अनाज किस प्रकार से बोए जाते हैं। तो देखो इन जो ये है कृषि के प्रकार, इनके जो स्थान दिए हुए हैं उनकी भी अगली क्लास आएगी आपको, जो मानचित्र से संबंधित होगी। तो एक बार इसका डिटेल है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपको 2 पॉइंट याद रखने, 3 बस एक बार आपको देखना है, क्योंकि एबेसिड और रिक्त स्थान का ही आएगा, बड़ा कुछ नहीं आएगा। फिर इसके देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मैप की है। ठीक है, मैप की इंपॉर्टेंस इसमें सबसे ज्यादा है। 2 नंबर का मैप आएगा विश्व की मानचित्र की किताब से। देखो इसमें मैप है जो अगली क्लास में हम बात करेंगे, तब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये वास्तव में होती क्या है। क्योंकि हम इसके बारे में जितना जानेंगे, थोड़ा अगर हमें थोड़ा भी ध्यान होगा तो क्या हम आराम से मानचित्र को भर सकते हैं। अब मानचित्र तो कभी कभी तो इतना ईजी आ जाता है कि कुछ जैसे मानो भारत दे दिया और भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, या फिर कुछ और दे दिया। लेकिन क्या होता है कि एग्जामिनर का माइंड किस प्रकार से भी हो सकता है, तो इसने मान लो ये दे दिया कि रोपण कृषि के क्षेत्र बताइए। जब आपका ये कृषि के क्षेत्र पड़े हुए होंगे तभी आप कर पाओगे। अब देखो विस्तृत अनाज कृषि का मतलब ये बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अनाज का रख रखाव और वहां पर अधिक उत्पादकता होती है। अब देखो तीसरा मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि में क्या होता है, मिश्रित कृषि में होता है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को क्या एक साथ बोया जाता है। जैसे मान लो गेहूं भी बो दिए, ठीक है, जौ भी बो दिया, सरसों भी बो दी। ये क्या है, एक से अधिक प्रकार की कृषि को क्या किया जाता है, बोया जाता है, और उनमें उत्पादकता क्षमता बढ़ाई जाती है। फिर आती है डेयरी कृषि। देखो डेयरी कृषि का मतलब हो गया कि कृषि के साथ साथ पशुपालन, है ना, इसमें देख लेना, कृषि के साथ पशुपालन। अब देखो भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी को देखो ये बीच में से काट दिया जाता है, ठीक है, एकदम 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है, तो ये भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर आती है 23.5 डिग्री, ठीक है, और इसके नीचे आती है 23.5 डिग्री। ये कौन सी होगी, ये मकर और ये करक। अब हम तो क्या है, जो भारत का देश है वो तो करक रेखा के बीच में, एकदम बीच में स्थित है, क्योंकि भारत की देखो स्थिति इस प्रकार से, तो आधा करक नीचे रेखा के नीचे और आधा ऊपर है, और भूमध्य से तो क्या पूरा ही ऊपर है। तो भूमध्य सागरीय का मतलब हो गया कि इस रेखा यानी जो ये अक्षांशीय रेखा है, इसके आसपास की जो कृषि की जाती है वही कौन सी होती है, भूमध्य सागरीय कृषि होती है। ठीक है, अब देखो बाजार के लिए सब्जी एवं खेती उद्यान, यानी कि जो कृषि की जाती है, जैसे मान लो मिर्च हो गई, ठीक है, प्याज हो गए, टमाटर, मटर, ये सब क्या है कि जैसे मान लो ये किसी कृषि क्षेत्र या किसी खेत में बोए जाते हैं, तो उनको क्या बाजार तक उपलब्ध कराना, ये क्या है, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान। यानी जैसे मान लो आज है, जैसे मान लो प्याज का सीजन चल रहा है अभी, तो प्याज जैसे काट के बाजार में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, फिर वो हर उपभोक्ता तक पहुंचेंगे, तो वो कौन सी कृषि होगी, बाजार के लिए खेती एवं उद्यान। अब देखो सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि, इसके बारे में देखो, अगर आपने एक को समझ लिया तो ये क्या होता है। देखो सहकारी का मतलब होता है, संगठन बनाना, यानी जैसे मान लो 10 या 15 किसान मिलकर एक संगठन बनाएंगे। जैसे मान लो कोई खेत है, जैसे मान लो कोई गांव है, आप ऐसे मानो कि कोई गांव है, मान लो ये गांव है, इसमें खेत है, मान लो 100 बीघा खेत है, ठीक है। अब मान लो
5-7 किसान मिलकर मान लो 80 बीघा में इसने कृषि कर ली, तो ये क्या हो गया, 80 बीघा में कृषि कर ली, तो इसमें क्या कृषि उत्पादकता बढ़ेगी कि सबने साथ मिलकर किया। लेकिन क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल है वो तो बड़ा होगा, लेकिन जो प्रति व्यक्ति किसान, यानी आप इस प्रकार से समझिए कि जैसे मान लो 80 बीघा में काम किया है, अब 80 बीघा में 10 किसान है, ठीक है, तो कितने बीघा पाते हैं कि 8 बीघा। अब मान लो 8 बीघा में जितनी कृषि हुई वही है, तो इसमें क्या होता है, खेत तो बड़े होते हैं लेकिन जो उत्पादक क्षमता होती है, जो गेहूं जो बाजरा ये बोने की क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या है, इतनी प्रभावकारी नहीं। अब तीसरा है सामूहिक कृषि, यानी सहकारी का मतलब संगठन, और सामूहिक का भी मतलब क्या होता है कि उसमें भी क्या होता है, एक संगठन बना है। देखो सहकारी में एक संगठन इस प्रकार का होता है कि इसका एक मालिक होता है, और सामूहिक में सभी मालिक होते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये अपना कृषि से संबंधित हो गया। अब देखो दूसरे इस पाठ का अंतिम है खनन। देखो खनन, एक तो खनन को प्रभावित करने वाले कारक, एक भौतिक कारक और एक आर्थिक कारक। भौतिक कारक मतलब कि ऐसी स्थान जहां पर क्या है कि खनिज की उपलब्धता ज्यादा पाई जाती है, और आर्थिक का मतलब वहां पर किस प्रकार की सुविधाएं है वो क्या करते हैं, हमेशा खनिज को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी होगी, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक और खनिज को प्रभावित करने वाले कारक हमेशा क्या होते हैं। भौतिक का मतलब यहाँ पे भौगोलिक कारक भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, भौगोलिक कारक भी लिख सकते हो और भौतिक कारक भी लिख सकते हो, और यहाँ पर आर्थिक कारक भी लिख सकते हो। अब देखो खनन की 2 प्रकार की विधियां हैं, एक धरातलीय विधियां और एक भूमिगत विधियां। तो धरातलीय मतलब क्या, धरातलीय का मतलब ये हो गया कि जमीन है उसमें थोड़ी निचाई में क्या पाए जाते हैं, खनिज, तो ऊपर की जो मिट्टी है उसको हटाकर क्या खनिज प्राप्त किया जाता है। और भूमिगत मतलब कि उसको खोदकर अंदर, जैसे पेट्रोलियम हो गए, कोयला हो गया, डामर, जो डामरीकरण होता है उनका, वो क्या है, सब क्या है, प्राकृतिक गैस है, वो क्या भूमिगत है। लेकिन जैसे मान लो धरातलीय खनिज में जैसे मान लो संगमरमर है, आपने ग्रेनाइट का नाम सुना होगा, कोटा स्टोन का नाम सुना, ये क्या है कि धरातलीय है, यानी इसको क्या है ज्यादा खोदना नहीं पड़ता अंदर तक। लेकिन भूमिगत यानी भूमि के अंदर खोद कर क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। तो भूमिगत जो विधियां है वो कौन कौन सी है, एक धरातलीय और एक भूमिगत। तो देखिए इस पाठ में ये याद रखना आपको कि आखेट, ठीक है, आखेट के बाद भोजन आया, भोजन के बाद में पशु चराने लगे, फिर कृषि करने लगे और फिर खनन करने लगे। कितनी बातें हो गई, 5 बात। अब देखो छोटी छोटी बातें हैं इसमें, इस पाठ में ऐसी छोटी छोटी बातें। एक तो देखो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है चिक्कल, ये चिक्कल क्या है। देखो चिक्कल होता है कि च्युइंगम, जो आप च्युइंगम खाते हो उसको चूसने के बाद में जो बचता है उससे क्या बोलते हैं, चिक्कल बोलते हैं। अब देखो, या फिर ऐसे प्रकार पूछ रहे थे कि पशुचारण, पशुचारण कितने प्रकार से होता है, चलवासी, वाणिज्य, पशुचारण हो गया, कृषि कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार की कृषि होती है। अब देखो इससे ये पूरा पाठ है, यहाँ से लेकर आखेट से लेकर ये यहाँ तक सामूहिक कृषि तक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मानचित्र का सबसे ज्यादा रोल रहता है। अब मानचित्र किस प्रकार से आएगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे, या तो आज शाम को वो अपलोड कर दी जाएगी या फिर कल जो है वो क्लास आ जाएगी। उसमें सिर्फ क्या है, मानचित्र के बारे में पढ़ाया जाएगा कि जितने भी इस पार्ट से जो है कि इम्पोर्टेंट मानचित्र वो, जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 2-4, एक तो देखो निर्वाह कृषि का सबसे ज्यादा हर बार लगभग ये, एक रोपण कृषि, एक डेयरी कृषि, एक भूमध्य सागरी और एक पशुचारण। इनसे क्या होता है कि मानचित्र की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको पुराने सालों के पेपर चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको क्या है कि मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि क्या आप एक बार एनालाइज कर सकते हो कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये पार्ट इतना ही है क्योंकि बड़ा पार्ट होने के कारण, ये पार्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें क्या प्रश्न 2 ही नंबर के पूछ रहे हैं, तो अगला कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन उसमें ये वैसे आपको जो ये बताए हैं कि कृषि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी कृषि, जैसे रोपण कृषि में कौन सी कृषि आ गई, विस्तृत वाणिज्य कृषि में क्या होता है, इनके बारे में अगर डिटेल से पढ़ना है तो भी कल मैं कोशिश करूंगा, अगर डिटेल से पढ़ना है तो इसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा। फिर ये मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय, बाजार के लिए सहकारी और सामूहिक, और खनन को प्रभावित करने वाले 2 कारक आ गए, भौतिक कारक और आर्थिक कारक, और इसकी विधियां कौन सी है, भूमिगत और धरातलीय, ठीक है। ये पार्ट इतना ही है, ठीक है। अब देखो अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन कौन से आ गए, जो कृषि से संबंधित है या फिर खनन से संबंधित है, यानी कृषि, खनन और भोजन, ये किसमें प्राथमिक। अब देखो द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योगों से संबंधित जितने भी आएंगे कि उद्योग किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के उद्योगों का क्रियाकलाप होता है वो, और तृतीय क्रियाकलाप ये पर्यटन,
और परिवहन से चतुर्थ का मतलब हो गया जो मोबाइल संचार है, उन मोबाइल है जैसे मान लो दूरभाष से इनसे संबंधित। और पंचम का मतलब हो गया जो बहुत बड़े जैसे उपग्रह है इनके बारे में अध्ययन किया गया है। देखो अब आज के लिए बस इतना ही। और आप एक बार ये जरूर देख लीजिए कि मनुष्य ने सबसे पहले आखेट करना स्टार्ट किया, फिर भोजन, फिर धीरे धीरे उनमें समझ आई तो भोजन, फिर उसके बाद पशुचारण, फिर कृषि, फिर खनन। तो ये क्या स्टेप बाय स्टेप, अगर मान लो एक चीज को समझे तो धीरे धीरे फिर उसके बाद में उद्योग स्टार्ट किया, फिर वो गाड़ी बनाने सीखे, फिर धीरे धीरे क्या हर चीज को समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।